हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा आसान है कि हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म कर लिया है। आज बिजनेस स्टडीज के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे नेचर और इंपॉर्टेंस से, उसके बाद फेयल बाबा को याद करेंगे और उसके 14 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में हर चीज का एक कानून होता है, इसी तरह धंधा करने का, बिजनेस करने का भी कानून है। कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल नहीं है जिनको आपको 100% फॉलो करना है, पर हाँ ये आपका काम आसान करा देते हैं और किसी भी काम को करने के लिए आपको किस मेथड का इस्तेमाल करना है इसके लिए आपको राय जरूर दे देते हैं। तो बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ जनरल बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में फंस गए तो यहां से कैसे निकला जा सकता है, और अगर आप इसको लगाओगे तो आपका क्या प्रोबेबल रिजल्ट होगा। एक बात ध्यान रखना, साइंस की तरह ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। ये प्रिंसिपल आपको फंसा नहीं देते हैं और ये प्रिंसिपल आपको वैसे नहीं लगाने हैं जैसे कि ये बने हुए हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को छोड़ सकते हो, इन प्रिंसिपल्स को बदल सकते हो। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस विच प्रोवाइड यू द इनसाइट कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाओगे देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। तो अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं, कुछ नेचर्स के बारे में बात करूं कि भाई ये कैसे हैं, क्या है, क्यों है, तो शुरुआत करते हैं पहले फीचर से जो कि बताता है कि आपको लेगरूम मिलेगा काम करने का, यानी कि बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये जनरल गाइडलाइंस है कि आप इनका फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं घूमने निकल गए, ट्रैकिंग पे चले गए, तो एक इंस्ट्रक्टर होगा जो कि आपको ये समझाएगा कि भैया रोप को पकड़ के चल, रोप को पकड़ के चलना वरना चोट हो सकती है। तो उसने क्या आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करी। अब हो सकता है कि जहां आपको अपने कदम सही दिख रहे हैं आप वहां रोप को छोड़ भी दें और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कर लो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ इसी प्रकार के हैं। दे आर बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस। आप अपने हिसाब से इनको इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ये आपको मदद करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपकी सिर्फ मदद करने के लिए है। जैसे आप मान लो एक नया बिजनेस कर रहे हो और आपको ऐसा दिख रहा है कि काम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, पर इतने सारे लोगों के होते हुए भी काम हो ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। वो ये कहता है कि अगर आपके पास काम है और लोग हैं तो हर व्यक्ति को एक काम बांट दो तो काम आपका आसान हो जाएगा। कितना आसान सी बात है, बेसिक चीज है ये, तो यही प्रिंसिपल है और यही समझाता है कि ऐसे ही काम होगा। ठीक है जी। चलिए तीसरा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ इंडिया के लिए बने, ये हर जगह लागू हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो सकते हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए बने, ये दुनिया के हर बिजनेस में लागू होते हैं। तो दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब काम को लोगों में बांटने से काम आसान हो जाता है। या आप इंडिया में करो, जापान में करो, चाइना में मत करना, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, यूएस में करो, फ्रांस में करो, कहीं करो, आपका काम आसान होगा। हाँ किस लेवल का आसान होगा ये हम नहीं बताते क्योंकि हम तो जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं, पर हाँ काम पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हो जाएगा, ये जरूर हम कहते हैं। अगला है दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा साइंस की तरह नहीं है कि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का एक मिलाओ तो यही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिचुएशन प्रिवेलिंग है। आप अपनी इच्छा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इनको लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई बोला गया हो कि डिवीजन ऑफ वर्क जब आप करो तो एक आदमी को एक ही काम देना। अब मेरे आदमी के पास इतना कैलिबर है कि वो 2 काम संभाल सकता है तो मैंने उसको 2 दे दिए। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये रिजिड नहीं है। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आपकी श्रद्धा अनुसार ये बदल सकते हैं और आपके काम आ सकते हैं। हाँ इसमें साइंस के कुछ एलिमेंट जरूर है, जैसे फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठा एक व्यक्ति चलो आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाएंगे और उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना दी, ऐसा नहीं है। दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस
एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ही प्रकार की सिचुएशन के अंदर जब इस प्रिंसिपल को डाला गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग जगह, तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रिजल्ट हमें देखने को मिले। एक जगह, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 100 जगह, 1000 जगह, तब जाके एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ है। ठीक है, सो दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दैट इज व्हाई हमने पहले चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या पूरे के पूरे बिजनेस को, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर भी किया था, क्योंकि ये जो फीचर है ये कहीं ना कहीं साइंस का फीचर होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आपका ये इलाज है, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आपका इलाज है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में, अगर आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल खा लो, इससे आप सही हो जाओगे। पर ये नहीं बताएंगे कि 1 गोली में होगे, 2 गोली में होगे, 1 दिन में होगे, 2 दिन में होगे। अब डोंट टेल मी आपको पैरासीटामोल नहीं पता। हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, बुखार और हाथ पैर दुखने की दवाई को कहते हैं भाई। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लेना, पर सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो सॉल्यूशन कहीं जगह 1 दिन में लग जाए, कहीं जगह 1 हफ्ते में लगे, कहीं जगह 1 महीने में लगे, पर हाँ ये प्रॉब्लम है तो अंदर सॉल्यूशन है। समझ में आ गया सबको? तो ये है आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर या फिर उसके नेचर। अब बात करते हैं कि भैया इन प्रिंसिपलों को हमें धंधे में क्यों लगाना चाहिए या इनकी जरूरत क्या है। हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस मेरा है तो मैं अपनी इच्छा से करूंगा, फिर ये परेशान आदमी मेरे को क्यों आ रहा है बीच में, क्यों मैं प्रिंसिपल को फॉलो करूं, और फॉलो करता हूं तो उससे होता क्या है, यानी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए चलो एक एक करके 6 प्रिंसिपल के बारे में बात करो, 6 इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बालक जब भी बिजनेस करते हैं ना तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा गुरु नहीं होता। 99% बिजनेसेस के अंदर कोई गुरु नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो वहां से निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कोई एक सपोर्ट तो चाहिए होगा ना। वो सपोर्ट आपको ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, अपन आगे पढ़ेंगे कि भैया बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, फेयोल के हैं, टेलर के हैं, इन सबके प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। बट ये जनरल गाइडलाइंस आपको किसी भी सिचुएशन, मतलब मेजर सिचुएशन से निकालने का काम कर सकती है। ये अब जब आपको प्रॉब्लम से निकाल रही है तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर रही है, आपको बिजनेस चलाने में मदद दे रही है, आप एक अच्छे तरीके से बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि हर चीज की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। भाई टीचर ढूंढना है तो स्टाफ रूम में मिलेगा, प्रिंसिपल को ढूंढना है तो प्रिंसिपल रूम में मिलेंगे। अच्छा, खेल का सामान गेम्स रूम में मिलेगा। ये क्या है, ये आपके स्कूल के कमरे हैं, पर ये एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बताता है कि हर चीज की एक जगह होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे और इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपके रिसोर्सेस का खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और उस समय और एनर्जी को आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं, यानी कि ये आपके रिसोर्सेस का बेहतर यूज करने में मदद करते हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल हवा में तो बनी नहीं है। अभी पिछले पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल फॉर्म हुए हैं बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो ये एक तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन प्रोवाइड कराते हैं कि भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से मिल सकता है। ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया ऐसा कर लो तो हो जाएगा, देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल बिहाइंड इट, और वो कहलाता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि ये बिजनेस को अच्छा चलाएं। और आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, तू ही बोल ले, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो उसके अंदर सोशल आ गया, तो धंधा चलाना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट धंधा चलाने में मदद करते हैं, तो सोसाइटी के फुलफिलमेंट में या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फुलफिलमेंट में काम करते हैं। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमें यह बताता था कि जो अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं उनको
किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होते रहे, उनको लगना चाहिए कि हमारा काम बढ़िया चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और हमें यहां से रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इससे हमारी सिविल बढ़ रही है, हमारी गुडविल बढ़ रही है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये सारा तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता था और वही चीज यहां पर बताता था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? आसान है, इजी है। तो ये तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि क्यों हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने चाहिए। ये करने से हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉम्प्टली चलती भी है। ठीक है, फयोल बाबा की जय हो, फयोल बाबा की जय हो। फयोल बाबा वो व्यक्ति जिन्होंने आपकी कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 को बड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई है। 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, पर अच्छी बात है कि बहुत आसान दिए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज आप और मैं मिलके हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन्होंने क्या कहा है। और बात मानिए, बड़े आसान प्रिंसिपल हैं, जब करोगे तो समझ में आएगा सर दिस इज अ कॉमन सेंस एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉमर्स। हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इन 14 प्रिंसिपलों को रटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये 14 के 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। अरे तुझसे कोई नहीं पूछ रहा कि हेनरी फयोल का 7वें नंबर का प्रिंसिपल पढ़ के बता, या 8वें नंबर पर कौन सा प्रिंसिपल है वो बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछता। यानी कि ये 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस में तो क्या, बिना सीक्वेंस के भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 14 प्रिंसिपल समझ में आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है, एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो भैया मान के चलो तुम्हारे पास है बहुत सारा काम और उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग, फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। इसकी कोई तो वजह होगी। वजह बड़ी आसान है कि तुम्हें अपने काम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा पहला प्रिंसिपल काम आता है जो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। क्या कर दो? डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। यानी हर व्यक्ति को उसके टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप काम दे दो। जब आप उस व्यक्ति को ऐसा काम दे दोगे जो उसके मांझने का है और उसके अलावा उससे कोई काम मत करवाओ, तो वो व्यक्ति अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर लेगा। द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट बी असाइन्ड विथ वन जॉब ओनली। हर आदमी को एक काम दो और उसको कहो तो वही करता रहे, तो उससे वो उस काम में स्पेशलाइज भी होगा और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अरे चलो मान लेते हैं कि मेरे नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है युवराज। अब उसको मैंने ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो भैया ऑफिस लेट आ सकता है। मान के चलना, दे नहीं रखी है, ठीक है ना? हाँ, तो मान लो मैंने अथॉरिटी दे रखी है कि भैया तू ऑफिस लेट आ सकता है, पर अगर वो ऑफिस लेट आएगा तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो काम दूसरों से ज्यादा स्पीड में करेगा? बोलो हाँ, क्लियर है? दूसरा एग्जांपल पकड़ लो कि एक ऑफिस के बंदे को मैंने 1000 रुपए दे रखे कि भैया तू चाय पानी का काम संभाल लेना। ये मैंने उसको ताकत दे रखी है, पर अगर मैंने उसको ताकत दी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस 1000 रुपए का पूरा हिसाब पॉइंट टू पॉइंट मुझे लाके देगा। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कहता आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है, इधर देख लो पीछे, द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब ताकत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। आपने बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखा होगा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कितनी बड़ी? जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि अथॉरिटी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो अगर आपको एक अच्छा बिजनेस चलाना है तो अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करना पड़ेगा। मान लो ताकत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, 1000 रुपए दे दिए, संभाल के यूज करना बोल दिया, पर उसने मुझे हिसाब देना ही बंद कर दिया, तो वो 1000 रुपए कहीं भी उड़ा देगा। प्रॉब्लम है कि नहीं है? बोलो हाँ। तो अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई कि भैया तू बाकियों से जल्दी भी काम करेगा और तू जल्दी भी आएगा। ताकत कहां है? ताकत नहीं मिलेगी तो भी आदमी काम नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी मस्ट बी मैच्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी काम बनेगा। ठीक है जी। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब भैया डिसिप्लिन दुनिया में हर जगह आपने देखा है। बचपन से घर में देखा था, उसके बाद स्कूल में देखा है, उसके बाद
जिंदगी में देखोगे, अभी जिंदगी का डिसिप्लिन देखना बाकी है तुम लोगों का। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो तो होने चाहिए, पर साथ साथ में एक कमिटमेंट डेवलप होना चाहिए। किस चीज का? आपके एम्प्लॉयज का अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तब जाके आपका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब भारत के वासी हैं, कोई भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल दे तो हम निपटा आएंगे उसको। हम इतने डेडिकेटेड है हमारी इंडिया के ऊपर। इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं तो देखो कितना बेहतरीन है। हम लोग इंडिया नाम की कंपनी के अंदर रहते हैं, अच्छी बात है। क्या उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भैया। हेलमेट पहन के निकलना है, निकलते, चालान कट जाता है इस डर से, पर निकल रहे हैं, है कि नहीं है? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो कर रहे हैं। जब देशभक्ति की बात आती है तो हर घर तिरंगा भी फहरा देते हैं। ये क्या है? कमिटमेंट। तो हम डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का फॉलो कर रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा कमिटमेंट भी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हम साथ मिलकर काम करने में ज्यादा इच्छुक हैं। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मान लो आप मस्त तरीके से स्कूल में घूम रहे हो, घूमते घूमते आपको मिले अपने अकाउंट्स के टीचर। बोले बेटा, बोले हाँ जी सर बताओ। बोले एक काम करो छोटा सा। बोले बताओ, कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ रूम में जाओ और तुम्हारे यूनिट टेस्ट 1 की आंसर शीट पड़ी हुई है वो उठा के ले आओ, आज क्लास में नंबर बताएंगे। आप चल दिए, मन में लालच, पहले अपना देखेंगे, ठीक है जी। पर आप चल तो दिए, आप स्टाफ रूम के गेट के बाहर तक पहुंचे ही थे कि जब तक इंग्लिश वाली मैम ने आपको बुला लिया, बेटा इधर आ। बुलाया है तो जाना पड़ेगा। हाँ मैडम बताओ। बेटा एक काम कर। बोले बोलो। बोले 12th साइंस में जाइए और 12th साइंस में जाकर आप वहां से चौक और डस्टर लेके हमें दे जाइए कृपया करके। उन्होंने बोल दिया। अब ये क्या हो गया? धर्म संकट। हम किसका काम पहले करें? अगर इंग्लिश वाली मैडम का करेंगे तो अकाउंट्स वाले सर नंबर काट देंगे, अकाउंट्स का पहले करेंगे तो मैडम नाराज हो जाएगी। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो सोचो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। तो यहां पर प्रिंसिपल आता है हमारा अगला, यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। देयर शुड बी वन बॉस ओनली, एक ही बॉस होना चाहिए और वही चलाएगा। मतलब अगर आप 4 लोग हैं तो 4 के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। आपको ऑर्डर एक ही मुंह से आने चाहिए। 10 अलग अलग मुंह से अगर आपको ऑर्डर मिले तो आपका काम कभी भी नहीं चल पाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखें तो वो आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भैया आपका गोल एक ही होना चाहिए। देखो 2 चीजें हैं, एक तो हो गया ऑर्डर मिलना, तो एक ही बॉस होना चाहिए। अब तुम्हारा बॉस एक दिन तुम्हें उठ के बोले एक काम कीजिए, कॉस्ट कटिंग कीजिए। आप लग गए, बोले कुछ भी करके खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है। दिन हुआ था अभी, वो बोला प्रॉफिट बढ़ाना है। बोले सर अभी खर्चा कम करने पे फोकस कर रहे थे, अभी आप प्रॉफिट पे बढ़ा रहे हो, मतलब ये कम करें या ये बढ़ाएं? अच्छा दोनों लिंक है कहीं ना कहीं, पर फिर भी प्रोसेस के लिए तो दोनों अलग अलग हो गए। वो बोलता अच्छा एक काम करो घूमने चलते। बोले सर खर्चा कम करना है या बढ़ाना है? तो प्रॉब्लम क्या हो गई? हमको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। सिंपल सा काम यहां पर है कि भैया पूरी की पूरी यूनिट के पास एक प्लान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक ही प्लान होना चाहिए। 2 प्लान हो गए ना तो सत्यानाशी हो जाएगी, ना हम इधर के रहेंगे ना हम इधर के रहेंगे। समझ में आ गया? अगला प्रिंसिपल, मान लो कि आप दिवाली पे भी काम कर रहे हो, तो क्या आपको सिर्फ तनख्वाह मिलेगी? तनख्वाह के साथ बोनस भी मिलेगा। बोनस मिलेगा तभी तो काम करोगे। तनख्वाह के लिए दिवाली की तो छुट्टी है रे, बाढ़ में जाए, हम तो ना करें काम। तो ये बोनस शब्द कहां से आया? ये बोनस शब्द यहीं से आया है जो कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और व्यक्ति को भी फायदा मिले। इसका एक एग्जांपल बोनस हो गया। छुट्टी के दिन भी बंदा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिल रहा है, ठीक है, व्यक्ति को फायदा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम व्यक्ति को ऐसा काम देंगे हमारे एम्प्लॉय को
जिससे उसकी भी ग्रोथ हो। जैसे कोई डिजाइनर है तो रोज मैंने उसको कॉम्प्लिकेटेड सी वीडियोस डिजाइन करने को देती है, उसको भी मजा आ रहा है। अगर वो प्रॉपर दिल से डिजाइनर है तो उसको मजा आ रहा है, यार नई नई वीडियो मिल रही है, इसमें ऐसा करके देखेंगे, उसमें वैसा करके देखेंगे। इससे क्या हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, साथ साथ में मेरा जो एम्प्लॉय है उसको भी मजे आ रहे हैं, क्योंकि उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबऑर्डिनेट कर दो, मिला दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से, यानी मेरे फायदे को ऑर्गेनाइजेशन के फायदे से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। देखो यार, 100 बात की एक बात है, हम कहीं भी कैसा भी कितने बढ़िया तरीके से काम कर लें, रोकड़ा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोकड़ा बहुत जरूरी है। अगर अच्छा रोकड़ा नहीं मिलेगा तो कितनी भी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हो, हम काम नहीं करेंगे। हम काम नहीं करेंगे। काम तो तभी करेंगे जब जेब में पैसा आ जाएगा और अच्छा तगड़ा मोटा रोकड़ा आएगा, तभी हम लोग काम करने में इच्छुक रहेंगे। सेम कहानी यहां पर चलती है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट को अच्छा पैसा दीजिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी दीजिए। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं तो उनसे उनका मॉरल भी बढ़ता है, साथ साथ में उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप खुश हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है मेरे को, मैं बढ़िया तरीके से काम करूंगा। प्रॉब्लम क्या है काम करने में, अच्छा पैसा दे रहा है मेरे को। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले इसका मतलब समझना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर को कुछ लोगों के हाथ में रख देना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर को हर व्यक्ति को दे देना थोड़ा थोड़ा। अब भैया ये प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझ लो। प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। मतलब हर डिसीजन कंपनी के मालिक के पास नहीं आना चाहिए। अब तुम बोलो भाई चाय की जगह सर आज बिस्किट भी खाना है, तो कंपनी के सीईओ के पास जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। पर हाँ सर हमको सप्लायर बदलना है, तो फिर तुम्हारी बात हो सकता है कंपनी के सीईओ तक पहुंच सकती है। तो मतलब क्या है कि छोटे छोटे डिसीजन में सेंट्रलाइज होने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिसीजन के लिए आप डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हाँ ठीक है, जो लो लेवल पर काम कर रहा है वो ठीक है, चाय के साथ बिस्किट बोले चल ठीक है मैं संभाल लूंगा उस बात को, पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, इसको मिक्स होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जगह सेंट्रलाइज और कैजुअल जगह डिसेंट्रलाइज होके काम करना पड़ेगा। समझ गए? अगला प्रिंसिपल सबसे प्रेम भरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब देखो क्या है ये प्रिंसिपल, इस आदमी बनाऊं स्केलर चेन। देख भाई, ठीक है ना, ये है तुम्हारी स्केलर चेन। मान लो ये है टॉप नॉच अथॉरिटी, टॉप अथॉरिटी, ठीक है, नाम देते हैं इसको ए। ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये हुआ ई, ये हुआ एफ, ये हुआ जी, ये हुआ एच, ये हुआ आई। ठीक है, अब जैसे ये टॉप नॉच अथॉरिटी है, इस पे दो अलग अलग चेन निकल गई। मान ले एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो स्केलर चेन क्या कहती है? स्केलर चेन कहती है कि अगर इस व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो कैसे पहुंचेगी? ऐसे पहुंचेगी, यानी कि चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जाएगी। मतलब इसके ऊपर वाले बंदे को ये पता होना चाहिए, ऊपर मतलब इससे जो इसका जो बॉस है उसको पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, सी के पता होना चाहिए सी, और उसके बाद सी पहुंचाएगा बी पे, बी पहुंचाएगा ए पे, फिर वहां से आते आते इंफॉर्मेशन घूमेगी। ये कहलाती है स्केलर चेन। इससे फायदा है, फायदा ये है कि जब भी कोई डिसीजन की बात आती है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चेंज लाना होता है, तो सब लोगों को पता होता है कि भाई क्या क्या चेंजेस हम ला रहे हैं, क्योंकि ये बात सबके थ्रू पहुंचती है। पर देखो भैया, सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा? टेल। तो किसी चीज का फायदा है तो उसका क्या है? नुकसान। तो इसका नुकसान ये है कि जब इतने लोगों के थ्रू जाता है प्रोसेस, तो दो दिक्कत होती है। पहला, अप्रूवल नहीं मिलता है, अटका पड़ा है अप्रूवल, 2 महीने से अटका पड़ा है अप्रूवल, क्या कर ले, पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा नुकसान, बहुत डिले होता है, हर काम डिले हो जाता है, क्योंकि 10 लोगों को बता के वहां बात पहुंचेगी। मैंने आज बात निकाली, 6 दिन बाद वहां पहुंचे, अबे काम खत्म हो गया मेरा अब तक। तो समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कहलाता है स्केलर चेन। क्या? लाइन ऑफ अथॉरिटी है ये, जो कि सुपीरियर की बनती है। पर हाँ, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है,
अभी के अभी प्रोडक्शन को रोक दो, अभी के अभी सेल्स को रोकना पड़ेगा क्योंकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया है। अब इसके लिए अगर तुम निबट जाएंगे, अगर हम इस अथॉरिटी या लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, तो उसका परफेक्ट जुगाड़ क्या है? उसका परफेक्ट जुगाड़ है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो बालक सीधा अपने सामने वाले बंदे से बात कर ले, मतलब तेरी अथॉरिटी में जो बंदा है दूसरे डिपार्टमेंट में, उससे बात कर ले। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। ये एक बीच का रास्ता है जो कि कहता है कि आप सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेट ऑन कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन ओनली। समझ में आ गया? अरे आ गया तो हाँ बोल। अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब बोलो सर, कमांड पढ़ लिया हमने, पहले ही पढ़ लिया, ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर और कमांड दोनों एक ही तो है? नहीं, दोनों अलग हैं। यहां पर जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो ऑर्डर कहता है ऑर्डर फॉलो की नहीं, ये ऑर्डर कह रहा है हर चीज की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। यानी प्रिंसिपल सर से मिलना है, कहां जाना पड़ेगा? प्रिंसिपल रूम। टीचर से मिलना है, कहां जाना पड़ेगा? स्टाफ रूम। अच्छा, 12th सी के एक बच्चे से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? 12th सी में। ये क्या है? ये सर स्कूल की बात है, और तो क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है देयर शुड बी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज का और हर व्यक्ति का एक जगह होनी चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए जहां पर वो मिलेगा। इससे टाइम बचता है, एनर्जी बचती है। समझ में आ गया? तो यहां प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, इसका मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। व्यक्ति और सामान का ऑर्डरली अरेंजमेंट। मशीन खराब हो गई, क्या करो? स्टोर रूम में जाओ, वहां पार्ट पड़ा हुआ है। स्टोर रूम है ना हमारे पास, बना स्टोर रूम है ही नहीं भाई, कहां ढूंढो ढूंढो, पार्ट कहां पड़ा हुआ है, ढूंढ लो, मिल जाएगा तो अच्छी बात। ऐसा नहीं करते ना, जगह स्पेसिफाइड है। चलिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये तो सिंपल है, सबको पता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करो। ठीक है, सही और समान व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि इस एम्प्लॉय ने तुमसे कुछ कह दिया तो तुम, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे एम्प्लॉय ने सेम बात कह दी, तुम उसकी नौकरी निकालने चले गए। तो अगर ऐसा करते हो तो भैया ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। आज या कल तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बंद होना पक्का है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरी सिंगल पर्सन दैट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो अच्छा कमा के दे रहा है तुम उसको तो रखोगे ही ना, चाहे वो थोड़ा बहुत गलत भी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये ज्यादा बड़ा हो गया। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब बड़ा आसान है। मान लो, अच्छा तुम में से कितने लोग हैं जिनके पिताजी के बहुत ज्यादा ट्रांसफर हुआ करते? हमारे स्कूल सीआर वो था KV1, तो हमारे यहाँ ऐसे मतलब कुछ स्पेसिफिक ऐसे 2-4 बच्चे होते थे जो हर 3-4 साल में ट्रांसफर हो जाते थे। भाई 4 साल यहाँ पढ़ रहा है, 2-4 साल बाद कहीं और पढ़ रहा है। आप में से कोई होगा जरूर, क्योंकि ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उस बच्चे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, पढ़ाई की नहीं आती है। उस बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पढ़ने की। पढ़ाई की नहीं, पढ़ने की, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता। मान लो कि मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं नई क्लास में घुसा, नए बच्चों के साथ नई जगह, तो मुझे कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे एडजस्ट करने में, नए दोस्त बनाने में, नए लोगों से बात करने में, टीचर्स को समझने में और अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट करने में। मान लो 2 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो गया वापिस से, फिर नई जगह जाऊंगा, फिर 2-3 महीने लगेंगे, फिर ट्रांसफर हो गया। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते रहे मेरे, तो क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगा? किताबें वही हैं, फिर भी नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा? क्योंकि मैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा कभी भी। ठीक है, तो हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो उनको एक जगह रोक के रखो, उनको एक जगह रोक के रखो, उनको स्टेबल रखो। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत जल्दी से ट्रांसफर मत करो, बहुत जल्दी से टर्मिनेशन मत करो, थोड़ा समय दो उनको समझने के लिए और उनको तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। और उसके बाद जब वो समझ जाएंगे तो 1-2 महीने बाद तुम्हें अच्छा खासा आउटपुट देना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी,
13वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सेल्फ एफर्ट। ये बड़ा बढ़िया प्रिंसिपल है। ये कहता है कि मान लो तुम्हारा कोई बंदा है जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को सुधारना चाह रहा है। ऐसे बंदों को रखना बहुत जरूरी होता है। मेरा कोई बंदा है जो मुझे बता रहा है सर आप ये गलती कर, भाई तू मेरा एम्प्लॉय है फिर भी मेरे को बोल रहा है। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि अगर आपके कोई एम्प्लॉय है जो कि खुद एफर्ट लगाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आपको है ना गिफ्ट देने चाहिए, उन लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान फॉर विच दे कैन ऑल्सो बी रिवॉर्डेड। उनको ये अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपनी राय रख सकें और उसके हिसाब से अगर तुम्हें वो राय सही लगती है तो उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड भी दो। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो अंबानी जी तो यहां नहीं आने वाले ना रिलायंस स्टोर में ये पता करना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रिलायंस वाला जो यहां स्टोर में बैठा हुआ मैनेजर है उसको समझ में आता है कि यार यहां ये गलती है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये विंडो ओपन होनी चाहिए कि ये व्यक्ति वहां तक बात पहुंचा सके। अब सही है या गलत है, कर सकते नहीं कर सकते वो उनके ऊपर है, पर ये विंडो ओपन होनी चाहिए। और अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, मान लो कि हाँ नहीं यार सही कह रहा तू करना चाहिए, तो फिर उस बंदे को रिवॉर्ड भी दो। यार बड़ी बढ़िया बढ़िया क्या तूने मेरी तरफ से तू 2 days 3 night का गोवा का टूर जा घूमिया। बंदा है बोले अब तन काम धाम छोड़ आइडिया देना शुरू कर। ठीक है जी, हाँ उस 2 दिन 3 रात के गोवा के टूर से कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर हो सकता है उस आइडिया से उसको इतना बड़ा फायदा हो जाए कंपनी को जो कि गिनती में ही नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मस्ट बी टेकन। और अंतिम है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब ये क्या है भैया, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि आई से कुछ नहीं हो पाई, आई को बदल दो यू में, वी में। मतलब हम इकलौते काम नहीं कर सकते, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। टीम वर्क करोगे ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगी, अकेले काम करोगे तो तुम भी मरोगे और ऑर्गेनाइजेशन भी मरेगी। आई मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ वी, आई को वी से बदल दो। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो बेसिकली टीम को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खिलाने ले गए तुम बच्चों को, ले गए अपने एम्प्लॉयज को, बोले आज क्रिकेट मैच, इससे क्या होगा टीम बिल्डअप हो रही है, 2 लोग टीम बना रहे हैं, टीम के अंदर टीम स्पिरिट से खेल रहे हैं। ठीक है, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीत रहे तो खुशियां एक साथ मना रहे हैं। ये क्या है, टीम स्पिरिट बिल्डअप करने का काम होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये हमारे फेयोल के 14 प्रिंसिपल है। इनको पढ़ के तुमको कभी भी ये लगा क्या कि इनको रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, चुटकियों में होगा जनाब। ये यूं ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है जी, तो ऐसे ही करना है। हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल, सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज थोड़ी साइंस की बातें की जाए, यानी आज हम बात करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। पिछली वीडियो के अंदर हमने फेयोल बाबा को देख लिया और देखा उनके पास कितने कितने तिकड़म थे सारे काम करने के। आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करेंगे। ये वो हैं जो कि बेस लेवल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जो वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे वर्कर्स के साथ ऐसे किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। इनकी 2 चीजें, एक तो प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है। तो आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, कहानी बड़ी सिंपल है और वही है जो अब तक अपन ने पढ़ी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब लॉजिकल, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ मिक्स विक्स नहीं कर रहे हैं अपन यहां पर, सिर्फ लॉजिकल का हमारा मतलब है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लो, साम दाम दंड भेद, कोई भी डिसीजन लो, पर आपको डिसीजन साइंटिफिकली लेना है। मतलब ऐसे नहीं लेना है कि मेरी आज सुबह उठ के इच्छा करी चलो ऐसा करते हैं तो ऐसा करना शुरू कर दिया। उसके पीछे नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई प्रूफ होने चाहिए, कोई एनालिटिक्स होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए, और डिसीजन के इंपैक्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अपना रूल ऑफ थंब नहीं लगा सकते। रूल ऑफ थंब का मतलब मैंने बोल दिया ऐसा होगा
तो होगा, सही हो या गलत हो आई डोंट केयर, पर मैंने बोल दिया ऐसा होगा तो भैया होगा। ठीक है जी। तो भाई कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है रूल ऑफ थंब का। रूल ऑफ थंब कहता है कि आई एम द किंग, बट ये प्रिंसिपल कहता है यू आर नॉट द किंग, लॉजिकल थिंकिंग इज द किंग। ठीक है जी। तो ईच एंड एवरी जॉब should be based upon scientific inquiry and not on the basis of intuition or by hit or trial method। आप hit or trial method का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाकर सोच समझ के सारी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जो कि है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि भैया लड़ना झगड़ना नहीं है, प्रेम भाव से बात करनी है, प्रेम भाव से धंधा करना है। बस एक चीज प्रेम भाव, ये कैमरा जब चुपता है ना तो भैया भयंकर करंट देता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है ऑल द मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्दी बिहेवियर, यानी कि सामने वाले को देख के लगना नहीं चाहिए इसको तो मैं निपटाऊंगा, ये यहां नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे प्रेम भाव से बात करो, प्रेम भाव से काम करो, बढ़िया तरीके से सब कुछ चलेगा। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी एंड शुड नॉट गो टुवर्ड डिस्कॉर्ड। लड़ना झगड़ना नहीं है, प्रेम भाव से काम करना है। अच्छा, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, प्रेम भाव से काम करेंगे तो काम फिर क्या अकेले करोगे? नहीं करोगे। तो इसका एक एक्सटेंशन है, मतलब इसको बड़ा करते हैं और एक्सटेंड करके हम आते हैं इसके तीसरे साइंटिफिक प्रिंसिपल पे जो कहता है कोऑपरेशन नो इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अकेले अकेले नहीं, साथ में चलो। अकेले ये क्या है? लड़ना नहीं है। ये क्या है? अकेले अकेले नहीं, मिलजुल के साथ में चलो, तब जाके काम होगा। इकलौता आदमी कुछ नहीं कर सकता किसी ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो कितना भी टैलेंटेड हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। द वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, दैट इज विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अकेले अकेले सिर्फ तेरा फायदा होगा ये सोच के अगर तू ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा तो तेरी जिंदगी झंडवा और तुझे फिर भी खमंडवा। ठीक है जी। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब बेहतर चलेगी जब आप इंडिविजुअल नहीं, कॉर्पोरेशन वाइज और मिलजुल कर काम करें। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे फेयोल बाबा का 14th प्रिंसिपल जो था स्पिरिट डी कॉर्प्स, जो कि कहता है भैया टीम वर्क करो, वो प्रिंसिपल यहां पर लागू होता है और उस प्रिंसिपल से मिलता जुलता ही ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, मान लो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चले गए, अच्छी खासी रोकड़ा भी दे रहा है, सब कुछ ठीक है, पर वहां तुम्हें एक चीज दिख रही है कि तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तुम्हारी टेक्निक नहीं बदल रही है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम बस वही सेम काम कर रहे हो और वहीं फंस के रह जा रहे हो, तो क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रुकोगे? कितना ही पैसा दे रही हो, मतलब लाखों रुपए दे रही हो, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें वो लाखों कम लगेंगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा ये लाखों आज तो दे रही है, कल इसने नहीं दिया ना तो ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उसके लिए हमारा चौथा प्रिंसिपल बनता है जो कि कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि व्यक्ति को, आपके वर्कर्स को रेगुलर ट्रेनिंग भी दो, उनका डेवलपमेंट भी करो। अगर आप अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो वो आपको छोड़ भागेगा, उसकी एफिशिएंसी, अगर वो रह भी रहा है तो भी सड़ा आदमी रहेगा वो। क्यों? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसको सिखाया ही नहीं है। तो आपको अपने वर्कर को प्रॉपर सिखाना भी पड़ेगा ताकि उसको सारी चीजें समझ में भी आए और साथ साथ में उस वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना भी पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसको ऐसा लगे रोज यहाँ के कि आज मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मुझे कुछ नया करने में इंटरेस्ट हो रहा है। आज क्यों हमारे 10वीं 12वीं के बच्चे ये सोचते हैं कि हम कोई जॉब नहीं करेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे, हम YouTube पे ज्यादा फोकस करेंगे, YouTube को एज अ बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको दिखता है कि यहां पर हम रोज कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया कर ही लेंगे। ठीक है, भले फेल होंगे पर रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे। तो ये क्या है, अगर यही माहौल हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा तो क्लासी गेम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन
आसमान पे चली जाएगी। सो द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। समझ में आ गया तो हाँ बोलेंगे भाई सारे। बहुत बढ़िया बालकों, क्लियर हो गया। हमारी दोस्ती यारी कितनी प्यारी है ना कि ये हमें कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 के अंत तक ले आई और हमें पता भी नहीं चला कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। सो बालकों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अंतिम टॉपिक, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। पिछली वीडियो के अंदर हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, वो 4 प्रिंसिपल जिसने आपको दिक्कत देती। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलिए तो समय व्यर्थ नहीं करेंगे और जल्दी से 8 को खत्म करेंगे। साइंटिफिक टेक्निक, पहले इसका मतलब समझो थोड़ा सा। ये प्रिंसिपल नहीं है जो आप लागू करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये टेक्निक है कि आप करते हो तो अच्छी बात है, बढ़िया रहेगा, नहीं करते हो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक है? 8 हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप से। अब भैया क्या है, क्यों है, एक तरीके से ध्यान से देखना। यही बस मुश्किल है जो कि तुम्हें लगेगा कि भाई बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका, बाकी तो सारी ऐसी बच्चों वाली है। तो मैं इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूं जहां पर आपको पूरा फंक्शनल फोरमैनशिप समझाता हूं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल फोरमैनशिप? देखो बड़ा सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है जो कि ये कहती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी फैक्ट्री को बेसिकली 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दो। कितने? 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो कि प्लान करेगा, जिसका काम क्या होगा? सिर्फ प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन उसका काम नहीं होगा। उसका काम क्या होगा? सिर्फ प्लानिंग करना। दूसरा होगा जो कि एग्जीक्यूट करेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या कहती है कि अपनी फैक्ट्री को आप कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दो, एक आपका दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो, और हर डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 हेड छोड़ दो, उनके नीचे बंदे लगा दो। 4-4 हेड कौन से? पहले बात करते हैं हम प्लानिंग के अंदर। तो यहां प्लान करने वाले बंदे है ना, यहां एग्जीक्यूट करने वाले लोग नहीं है, प्लान करने वाले। तो सबसे पहले आता है आपका रूट क्लर्क। क्या आता है सबसे पहले? रूट क्लर्क। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा है साहब ये रूट का मतलब क्या होगा, बताओ जरा, व्हाट डू यू मीन बाय रूट क्लर्क? तो रूट क्लर्क का मतलब होगा जो सीक्वेंस बताए कि कैसे आपका काम जो है चलना है। समझ में आ गया कि भाई मैनुअल जॉब कैसे होनी है, कैसे पहले ये होगा फिर वो होगा फिर ये होगा ये होगा, तो ये आपको रास्ता बताएगा हाउ टू वर्क। ठीक है जी। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। क्या आता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब भैया मेरे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं फटाफट चले जा रहा हूं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, वापस खींच के लाना पड़ेगा, है ना। तो यह इंस्ट्रक्शन मेरे पास होना चाहिए, कैसे काम करना है, कितना करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना है, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना। तो ये काम करता है आपको इंस्ट्रक्ट करने के। ये हो गया सीक्वेंस सेटअप करने का, ये काम करेगा आपको इंस्ट्रक्ट करने के। ध्यान रखना प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अभी, ये एक्चुअल में काम नहीं करेंगे, ये बस बता रहे ये काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है। तीसरा होगा, नाम काम बता देगा इसका, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये सब क्लर्क है, ध्यान रखना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब ये बताता है कि एक कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, ये बताता है कि एक कार्य को करने में कितना खर्चा लगेगा। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये डिफाइन करता है। ठीक है। चौथा, इन सबको मैनेज करने के लिए और फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, डिसिप्लिनेरियन इसकी पूरी नाम है। ठीक है जी, हाँ जी, चाहोगे तो लिखो, बस इतना ही लिखेंगे हम। ठीक है जी, डिसिप्लिनेरियन इसका नाम है। इसका काम ये होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ जॉब प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखने का काम करना इसका काम है। ठीक है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये 4 तरीके के हेड बना दीजिए, इनके अंदर सब हेड को टिका दो। अब आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। अब यहां वो बंदे हैं जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो भैया गैंग वैंग बन जाती है यहां पर। सबसे पहले आता है गैंग बॉस। देखो काम दोनों का एक जैसा है, मतलब इधर जो ये होगा ना, इधर वो ऐसा ही होगा, मिलता जुलता ही काम है, बस ये प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज की, ये उस प्लान को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ बोले फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश वालों को। ठीक है जी। जो अब इसका काम क्या है, गैंग बॉस का सामान कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये फैक्ट्री लेवल पे हम बात कर रहे हैं, कैसे आएगा, कब आएगा, तो इसका काम है अरेंज करना सारे रिसोर्सेस को। ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा स्पीड बॉस, नाम बता रहा है, इसका काम क्या होगा,
इसका काम होगा टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है जी, इसका काम क्या होगा? टाइमली एग्जीक्यूशन या टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। ठीक है, ये इसका काम हो गया। तीसरा रिपेयर। ठीक है जी, रिपेयर क्लर्क या रिपेयर बॉस आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका काम क्या होगा? कोई भी मशीन खराब होगी तो भैया इसी के पास जाएंगे और ये ध्यान रखिएगा कोई मशीन खराब ना हो, होने वाली है तो उसको पहले से ही सुधार दे। ठीक है, चौथा होगा आपका इंस्पेक्टर। चौथा क्या होगा? इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्ट करेगा। दिखाओ क्या है भैया, जल्दी बताओ। हाँ अच्छा, ऐसा चल रहा है। चलो ठीक है जी, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखता है। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर ये बताया गया है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से 2 डिपार्टमेंटों में बांट दीजिए। इसमें ये 4 हेड बनाइए जिनके अंदर काम होगा, इसमें ये 4 हेड बनाइए जिसके अंदर काम होगा। ये टेक्निक है, आप यूज करो, आपकी इच्छा है, नहीं करो तो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, तो पहला समझ गए, बाकी तो सारे बच्चे वाले हैं। दूसरा आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो आपने कभी ऐसा देखा है कि भारत का नोट अगर आपके पास है 500 वाला तो उसकी क्वालिटी अलग ही होगी, और दूसरा किसी और के पास है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी? नहीं होता ना, सेम होता है, तभी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, आपने वोल्टास कैसे लिया? ऐसा तो नहीं है कि सेम मॉडल आपने लिया तो वो अलग होगा, किसी और ने सेम मॉडल लिया तो वो अलग होगा, दोनों सेम ही होंगे ना, एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर बात आती है स्टैंडर्डाइजेशन की, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन करना है, क्वालिटी के ऊपर स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, कहां से सामान ले रहे हो उसके ऊपर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट आपका एग्जैक्टली सेम निकल कर आना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अननेसेसरी नेम डालो चीजों को। जैसे भाई जूस की दुकान पे आपने देखा क्या 150 जूस बनाता है, उसको खुद को नहीं पता होगा कि वो 150 जूस बनाता है, पर बोर्ड पे लिखे हुए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारे टेट्रा पैक वाले हैं, आपने देखा होगा टेट्रा पैक कोशिश करते हैं कि भाई 5 7 10 से ऊपर नहीं लाएंगे वैरायटी के अंदर, क्योंकि जैसे वो वैरायटी बढ़ाते हैं ना उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। बिजनेस के अंदर 80-20 रूल चलता है, और 80% ऑफ प्रोडक्ट जो बिकते हैं ना वो सिर्फ आपके 20% प्रोडक्ट होता है, मतलब 80% ऑफ सेल इज फ्रॉम 20% ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कोशिश की जाता है कि हम अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को अपने यहां से हटा दें और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखें जो कि यूज में आते हैं। जैसे आपने मैकडोनल्ड का एग्जांपल देखा होगा, तो मैकडोनल्ड के अंदर ज्यादा वैरायटी नहीं है, मतलब ऐसे 50 वैरायटी नहीं है, कुछ लिमिटेड वैरायटी है, पर वो उसी के ऊपर फोकस कर रहा है ताकि स्टैंडर्डाइजेशन आता है, पूरा प्रोसेस के अंदर कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। आप अगर कुछ मैक आलू टिक्की खा रहे हो तो आपको जो टेस्ट आएगा ना, मैं आपके साथ बैठ के खा रहा हूं तो मुझे भी वही टेस्ट आएगा, सेम टू सेम आएगा, ऐसा अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, अननेसेसरी जो डाइवर्सिफिकेशन आपने कर रखा है उसको खत्म कर दिया, 4 प्रोडक्ट हैं सिर्फ इस पे काम करेंगे, उसी से धंधा बनाएंगे। ठीक है, तीसरा है तुम्हारा फटीग स्टडी। अब तुमने वो देखी है भाग मिल्खा भाग, उसमें फटीग मार्क फटीग मार्क फटीग मार्क। फटीग सिंपल होता है तुम्हारा एक तरीके का, फटीग का मतलब है रेस्ट इंटरवल की स्टडी। मतलब तुम्हें रेस्ट इंटरवल कितना बड़ा मिलेगा, टाइम, ड्यूरेशन एंड नंबर। ठीक है, जैसे हमको इंटरवल होता है हमारा कितनी देर का होता है भैया, 25 से 30 मिनट का होता था हमारे टाइम पे। ठीक है, कितने होंगे, एक इंटरवल होगा। ये क्या है, ये फटीग स्टडी का है कि भैया बच्चा 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के थकेगा तो उसको बीच में 15-20 मिनट का एक गैप, आधे घंटे का गैप मिलना चाहिए, उसके बाद वो वापस से पढ़ाई में लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मजदूर हैं, आपके घर में कभी काम हो रहा है, मजदूर लगे हुए, तो मजदूर आपने देखा होगा 2 से 3 बार रेस्ट लेते हैं। सुबह मान लो अगर 8 बजे आपके पास आ गए तो 11 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर खाना खा के 2 बजे रेस्ट लेंगे, फिर 3 बजे 4 बजे के आसपास एक बार चाय का रेस्ट होगा। ये क्या है, ये उनकी फटीग स्टडी है। ये कहती है कि अगर आपका मैनुअल वर्क है तो आपको ज्यादा रेस्ट इंटरवल देने पड़ेंगे, हर 2 घंटे में रेस्ट इंटरवल दे दो, भले वो रेस्ट इंटरवल 15 मिनट का हो पर ज्यादा रेस्ट इंटरवल देने पड़ेंगे। आपने कहानी सुनी, 2 बालक, दोनों गए भाई जंगल में, बोले लकड़ियां काटनी है हमें, चले गए। एक व्यक्ति जो लगातार काटे जा रहा है काटे जा, दूसरा व्यक्ति काटता रुकता, थोड़ी देर रेस्ट करता, फिर ताकत इकट्ठी करता, फिर काटता, फिर काटता रुकता, फिर मारता। जो दूसरा व्यक्ति था ना जो रेस्ट कर रहा था, उसने ज्यादा लकड़ियां काट दी। क्यों काट दी, क्योंकि वो रेस्ट जब कर रहा था उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा था, वो इतनी प्रेशर से बाद में मारता कि जो रेगुलर मार रहा है उसका प्रेशर कम पड़ जाता। तो यहां सिंपल सा काम है, अगर आप रेस्ट इंटरवल को प्रॉपरली लगा गए तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपकी जॉब कैसी है, मेहनत मजदूरी वाला काम है तो ज्यादा रेस्ट इंटरवल देने पड़ेंगे, कम ड्यूरेशन के, 15-15 मिनट के 3 रेस्ट इंटरवल। अगर आपका बैठे रहने का काम है तो भैया कम रेस्ट इंटरवल दो इनको, ठीक है ना, पर दो तो एक आधा पौन घंटे का देखो ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है भाई, पूरे दिन में एक घंटे का गैप होगा, ये हो गया।
ठीक है, तो नंबर, ड्यूरेशन एंड टाइम, ये तुम्हारे बेसिकली रेस्ट इंटरवल की स्टडी को फटीग स्टडी कहते हैं। तो ये तुम्हारी टेक्निक कहती है कि ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इच्छा से बता दिया कि एक बार छुट्टी मिलेगी दिन में, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी। इसकी एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपके रेस्ट इंटरवल डिसाइड करे जाने चाहिए। तीसरा आता है तुम्हारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब काम कौन से तरीके से होगा। देखो, हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो, तुम्हें पढ़ने के बहुत सारे तरीके, या तुम शॉर्ट वीडियो देख लो, या फिर वन शॉट देख लो, या फिर लाइव देख लो। तो 3 अलग अलग तुम्हारे पास तरीके हो गए, ठीक है। अब उस 3 में से तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग से होना चाहिए कि तुम्हें डबल इंटरेक्शन करना है तो भाई लाइव चले जाओ, तुम्हें नहीं मैं अपना बैठ के फ्री में कर लो, मतलब फोकट में ऐसे कोने में बैठ के कर लूंगा, तो भाई रिकॉर्डेड चले जाओ। तुम्हें नहीं मैं तो एक ही वीडियो में सब कुछ होना चाहिए, तो वन शॉट पे चले जाओ। तो यहां पर टेलर साहब कहते हैं कि जो मेथड है, काम करने का जो तरीका है, वो प्रॉपरली सारे अल्टरनेटिव को देखकर एक चूज करना चाहिए साइंटिफिकली, यानी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के थ्रू, ना कि अपनी इच्छा के थ्रू। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि एक कार्य को करने में कितना समय लगता है। अब तुमने बोल दिया भाई आज शाम तक मुझे 200 यूनिट तैयार चाहिए। अब आपके एम्प्लॉय बोल रहे साहब 20 मिनट या 15 मिनट में 1 यूनिट रेडी होती है, चाहे हम कितने भी जोड़ लगा लें, है ना, कितना भी जोड़ लगा लें, 15 मिनट में 1 यूनिट रेडी होती है। तो अगर हम 10 घंटे काम करेंगे तो 40 यूनिट बना सकते हैं। आप हमें ये बताओ कि 200 कैसे बन सकती है? लॉजिक है इस बात में? नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं, 200 बन ही नहीं सकती। आप कितना भी बोले मेहनत करो, बोले कर लेंगे, पर उसको पकने में तो उतना ही टाइम लगेगा, और तो कोई लॉजिक है नहीं। तो यहां पर क्या समझ में आया कि कार्य को करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, ये साइंटिफिकली डिजाइन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप इच्छा से, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए इतना समय जाएगा, और उसके हिसाब से आप टारगेट सेट ऑन करें। नेक्स्ट है तुम्हारे मोशन स्टडी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे हमने है ना एनुअल फंक्शन में हम चेयर उठा के और बोले ऊपर क्लासरूम में रख के आनी है, तो हम क्या करते थे, उठा के थोड़ी दूर रख दी, फिर वहां से थोड़ी देर बाद उठा के फिर यूं लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट ए से आप चले, आप गए बी पे, ठीक है, वहां रखा, फिर गए सी पे, ये आपका समय खराब हो गया ना पॉकेट का। तो बोले आप डायरेक्टली यहां से यहां रख देते तो क्या जाता, आपका टाइम बचता जनाब इससे। तो ये स्टडी कहती है कि आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दो, सारे अननेसेसरी मोशंस को हटा दो। अब बिजनेस में कैसे काम करती है, मान लो फैक्ट्री है, बंदे काम कर रहे हैं, वॉशरूम जो है वो फैक्ट्री से बाहर निकल के 2-3 मिनट की दूरी पे है। प्रॉब्लम, बंदा मूड बनाएगा, हाँ मेरे को वॉशरूम जाना है, तो 10 मिनट वहां खराब, फिर जाएगा पैदल 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 पैदल, ठीक है। ऐसा वही वाला जैसा अपन करते ना बच्चे, मतलब जाते समय तो यूं चला गया, आते समय यूं 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 आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही होता है हर जगह, अपन अपने साथ भी यही कहानी है ना। तो बेसिकली मोशन स्टडी कहती है कि भैया इस तरीके का अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दो, या फैक्ट्री के पड़ोस में बना दो, वॉशरूम खत्म करो, बंदे को जाने का समय मत दो। 1 मिनट का काम है 2 मिनट में करके आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट खराब नहीं होंगे। तो अननेसेसरी सारे मूवमेंट्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है, आप एक टारगेट सेट करो। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, मान लो 100 यूनिट का टारगेट सेट ऑन कर लिया, बफर दे दिया 80 से 100, मतलब ये हो गया हमारा एफिशिएंट एम्प्लॉय। इससे कम मतलब 0 से 79, ये हो गया हमारा इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, ठीक है। और 100 से ज्यादा अगर उसने बना दी, 100 एंड अबोव, तो ये हमारा हो गया बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला, ठीक है। तो अब क्या है, आपने इसके हिसाब से पेमेंट रखी, भाई 100 यूनिट जो बनाएगा उसको हम 500 रुपए देंगे। कितने, 100 यूनिट जो बनाएगा, या अगर वो एफिशिएंट बंदे की कैटेगरी के अंदर आता है तो हम उसको 500 रुपए देंगे, ठीक है। पर अगर उस व्यक्ति ने 100 से ज्यादा बनाई तो हम उसको क्या देंगे, 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज
पर यूनिट। अब ये हो गया खतरनाक। बंदा अगर साल के अंत में 95 पर रुका होगा ना, वो कोशिश करेगा यार 101 कर लूं, क्योंकि अगर मैंने 100 करी तो कितना हो गया भाई, 500 रुपए मुझे मिल रहे हैं। अगर मैंने 101 करी तो कितना मिलेगा 8 रुपए के हिसाब से, 100 के हिसाब से 808 रुपए। अब देख लो तुम, 308 रुपए का फर्क पड़ गया सिर्फ एक यूनिट बनाने पे। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम हो गया कि भैया आप अगर एफिशिएंट हो, ज्यादा एफिशिएंट हो तो आपको ज्यादा रोकड़ा मिलेगा, नॉर्मल एफिशिएंट हो तो आपको मिल रहा है, अगर आप इनएफिशिएंट हो तो जनाब मैं आपको 3 रुपए यूनिट दूंगा, बस 3 रुपए यूनिट दूंगा। अब अगर बंदा कोई है ना 75 पट का होगा ना, तो वो कोशिश करेगा भाई 120 तो नहीं जा सकता, मैं कम से कम 80 तो कर लूं, क्योंकि 75 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 15 हासिल का 1 21 और 1 22, 225 रुपए। अगर मैं 80 तक आ गया तो 5 रुपए यूनिट के हिसाब से मुझे कितने मिल रहे हैं, 400 रुपए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ बोल देंगे भाई सारे के सारे। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कहता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को कैटेगराइज करो, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट एंड द बेस्ट, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको पर पेमेंट, पर यूनिट की पेमेंट दे दो। इससे फायदा रहेगा, आपका हर बंदा इनएफिशिएंट कैटेगरी से उठ के कहां जाना चाहेगा, एफिशिएंट कैटेगरी से उठ के जाना पाए। वो कोशिश करेगा कि मैं यहां से इस प्राइस रेंज से उठ के यहां हूं और इस प्राइस रेंज से उठ के यहां हूं, तो मेरे को फायदा होगा, उसको फायदा होगा और तुम्हें भी फायदा होगा। समझ में आ गया? क्लियर? आखिरी तुम्हारा आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो बेसिकली हम ये समझते हैं, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि टीचर हमारे दुश्मन है। आती है ना अंदर से फीलिंग, यार ये आदमी खराब ही है, ये घर पे भी कैसे ही रहता होगा, दिन भर चैं 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 चैं, घर जाके भी परेशान रहते हुए, अपनी घरवाली परेशान रहती हुई, सब बोलते हैं, सारे सब बोलते हैं ना। पर जैसे हम 12वीं में आते हैं ना, हमें लगता है यार ये आदमी तो अच्छा है, दिल का ठीक है यार बंदा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, और मैच्योरिटी आने के बाद आपको एक चीज समझ में आती है कि जो मेरा बॉस है ना, जो मेरा टॉप लेवल में मुझसे ऊपर के लेवल में बंदा बैठा है, वो इतना भी खराब नहीं है, इज अ गुड गाय, और उसके अंडर काम करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मजे आ रहे हैं कि मैं उसके अंडर काम कर रहा हूं। सेम एटीट्यूड का चेंज इसके अंदर लाया जाता है, जहां पर वर्कर और मैनेजर को एक दूसरे के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सिखाया जाता है। समझ रहे हो कि दोनों एक दूसरे के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। आपने देखा होगा 10th तक टीचर जो है ना, वो बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लताड़ सा देता है, पर 12th में आने के बाद वो बच्चे को प्यार से समझाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भाई ये बच्चा है, ये अभी अभी अपनी क्या कहते हैं, वो प्यूबर्टी एज में आया है, थोड़ा सा अभी अभी जवान, नया नया जवान हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशन है, बहुत ज्यादा एंगर है, उसको सही जगह से चैनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, ठीक है, उसका भी फायदा है, ठीक है जी। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फयोल बाबा का कहना है, फयोल नहीं टेलर का कहना है कि भैया मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर इन दोनों के एटीट्यूड में पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, तभी आपका काम होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो हाँ बोलिए सारे के सारे, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो चलिए वाले को, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहां पर समाप्त हो रहा है, इसकी वन शॉट में लेकर आ जाऊंगा जल्दी से, ठीक है जी। तो जिन भी लोगों ने अब तक नहीं लिए, तो आप बहुत लेट हो वैसे तो, पर कोई बात नहीं है, देखो देर आज दुरुस्त है। लाइव सेशन यानी कि ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में अगर आप एनरोल नहीं हुए हो बालक, तो अभी फटाफट से जाके ब्रह्मास्त्र प्रीमियम के बैच में एनरोल हो। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का बैच है, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं लाइव, मैं अकेला नहीं, मेरे सारे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, जहां पर आपकी होती है पर्सनल अटेंशन के थ्रू पढ़ाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मेल है ये, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन तरीके का बैच है, जिसको लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का आइकॉनिक या फिर प्लस वर्जन फॉर क्लास 12। जैसे आप इसको लेते हो, आप एनरोल हो जाओगे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में, और इसको लेने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है गौरव जे, जिससे आपको 10 या फिर 20% ऑफ जो है मिल जाएगा, और साथ साथ में आप इस कोड को लगाते आ जाओगे एनडीए यानी कि नो डाउट आर्मी के अंदर। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर हम इंडिया के टॉप नॉच 8000 बच्चों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट हर साल प्रोवाइड कराते हैं। ऑल इंडिया रैंकर बनने का अगर तूने सपना देखा, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि अभी तेरी तैयारी वैसी नहीं चल रही है, तो इस बैच के अंदर फटाफट आ जा। यहाँ लाइव सेशन मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग मिलती है, एमसीक्यू मिलता है, साथ में बैठ के हमसे कॉल पे बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना। एनी टाइम प्रॉब्लम है, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए अवेलेबल रहता है तेरे लिए, ठीक है।
और भी चीजें जाननी हो कि इसमें कैसे एनरोल होते हैं, क्या है, क्यों है, मैं 3 महीने के लिए लूं, 6 महीने के लिए लूं, 12 महीने के लिए लूं, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, कॉल कीजिए, पता कीजिए। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।